नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। अमूमन हर दिन हम किसी न किसी बड़े मुद्दे पे बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे की खास करके बातचीत की जाए या फिर ऐसे घटनाक्रम की बातचीत की जाए जिसको लेकर आज पूरे देश में एक अलग चर्चा चल रही है और बातचीत चल रही है कि आखिर पूरे देश में क्या कुछ माहौल रहा। हम बात आज करेंगे मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के, जिनका निधन कल देर शाम हो गया है और इसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर चल रही है। ऐसे मौके पे साफ तौर पे लगता है कि उनकी यादें जो हैं, उनके द्वारा किए गए काम जो हैं, उसको लेकर पूरा देश याद कर रहा है। विश्व स्तर पर अगर बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं एक बेहतर अर्थशास्त्री के रूप में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है और भारत जैसे देश में जब अर्थशास्त्र की चर्चा होती है या फिर इकोनॉमी को बेहतर करने की बात आती है तब उनके नाम को नजरअंदाज शायद नहीं किया जा सकता है। तमाम चीजें चल रही थी उनके निधन के बाद से, पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिली और जिस तरीके के वे व्यक्तित्व थे, जो जिस तरीके के वे राजनीतिज्ञ थे और साथ साथ ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री के तौर पे तो जिन्होंने देश में जो योगदान दिया, देश के लिए जो काम किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में निश्चित तौर पे पूरे देश की इकोनॉमी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर सदन के अंदर या बाहर दोनों जगहों पे मुखरता के साथ बातचीत कर रहे थे और साथ साथ ये भी जाना जा रहा था कि उनकी सलाह पर कई बड़े फैसले होते थे जिसको लेकर देश कहीं न कहीं आगे बढ़ने की ओर चल पड़ा था। ऐसे मौके पर जब निधन हुआ है उनको, हम भी शोक व्यक्त करते हैं। हमारी टीवी 45 की तमाम टीम की तरफ से हम उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस शो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जरा एक रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व कैसा रहा, उनका जीवन काल कैसा रहा और उनके निधन के बाद से क्या कुछ हुआ, पूरे देश कैसे शोक के लहर में डूब गया। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the prime minister speaks. I certainly would like to say that I was not the prime minister who was afraid of talking to. जिसे मौन कहा गया वो सबको मौन करके चला गया। जिसने मौन कहा वो भी मौन है। जिसने उसे सर्वगुण निपुण माना वो भी मौन है। बाजार की चमक मौन हो गई, अर्थव्यवस्था की रीढ़ मौन हो गई, हिंदुस्तान की रूह मौन हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक देश की आबो हवा मौन हो गई, गंगा जमुनी तहजीब मौन हो गई, 7 समंदर पार की दुनिया भी मौन है। ऐसे ही सबको मौन करके चले गए मनमोहन। That history will be kinder to me than the contemporary media or taking into account the circumstances and the compulsions of a coalition polity. I have done as best as I could do under the circumstances. That न्यू इंडिया की बुनियाद रखने वाले उस महामानव ने कहा था कि इतिहास जब उनका मुआयना करेगा तो कोई तलखी नहीं होगी, दिल दरिया होगा, आंखें समंदर होंगी। मनमोहन सिंह की एक एक बात आज सही साबित हो रही है। उसे जमाने ने कभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा था, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए जो किया वो एक्सीडेंटल नहीं था। आधार से लेकर मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार से फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी खाद्य सुरक्षा का अधिकार, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था। सब कुछ मनमोहन सिंह की प्लानिंग और खाका था। सियासत की एबीसीडी मनमोहन सिंह ने थोड़ी कम पढ़ी, लेकिन देश का पूरा डीएनए वो जानते थे। 60 के दशक से ही उन्होंने इस बात की डॉक्टरेट हासिल कर ली थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को कितना खाद और कितना पानी देना है, गरीबी खत्म करने में बैंकों का रोल क्या होगा, रोजगार के लिए सरकार की प्लानिंग क्या होगी। सरकार के आंख कान हुआ करते थे मनमोहन सिंह। 1991 का वो दौर था, देश तंगहाली से जूझ रहा था।
पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए तारणहार की जरूरत थी। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया तो टर्म्स एंड कंडीशन रख दी। प्लानिंग काम कर गई तो क्रेडिट दोनों को, और अगर प्लानिंग नहीं चली तो आप समझेंगे। मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं कहा। जब बजट का पहला मसौदा लेकर वो पीएम नरसिम्हा राव के पास पहुंचे तो पीएम ने एक नजर में उसे खारिज कर दिया। लेकिन आगे चलकर उसी मनमोहन ने देश में जादू कर दिया। उदारीकरण अर्थव्यवस्था का रास्ता खोला तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। भारत में पैसा आया, उद्योग एमएनसी आई, रोजगार आया, नौकरी आई, खुशियां आई। 5 साल में ही देश को पैरों पर खड़ा कर देने वाले मनमोहन को मौन कहना अपराध नहीं तो क्या है, उनका काम बोलता है। मनमोहन पीएम बने तो अपनी ताकत और दृढ़ता परमाणु करार के दौरान दिखी। लेफ्ट पार्टी लेफ्ट कर गई, लेकिन अमेरिका से परमाणु समझौता कर मनमोहन सिंह ने खुद को राइट साबित कर दिया। 2008 में दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, तब भी भारत डटा रहा। वो मनमोहन सिंह ही थे। मनमोहन सिंह ने विरोधियों का खूब हमला झेला, लेकिन जब भी बोले अपने अंदाज से सबको लाजवाब कर दिया। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मिस्र, यूनान और रोमा कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना पर। सियासत ऐसी चीज है जहां आलोचना की आड़ में सारी हदें पार कर दी जाती है। ईमानदार से ईमानदार लोगों को यहां अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। देश की सियासत ने मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा। क्या क्या नहीं कहा गया मनमोहन सिंह के बारे में। आरोपों का जवाब उन्होंने मौन से दिया। मौन रहने वाले मनमोहन ने नहले पर दहला भी कई बार मारने में पीछे नहीं रहे। Achieve in dealing with ladies and gentlemen of the आज मनमोहन नहीं है तो देश उनकी अहमियत समझ रहा है। उनके निधन पर भारत में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन ये देश न जाने कितने दशकों और कई सदियों तक मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों से जानेगा। जब भी कोई उन्हें मनमोहन कहेगा तो जुबान कांपेगी, कलम थर्राएगी। मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था बचाई और बनाई तो कौमी भाईचारा भी कभी बिगड़ने नहीं दिया। महान मनमोहन को टीवी 45 की श्रद्धांजलि। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरीके से अपने कार्यकाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़ा कार्यकाल उनका रहा है, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस उपलब्धि की हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्री के रूप में भी और साथ साथ प्रधानमंत्री की भूमिका में भी कई ऐसे बड़े फैसले लिए, कई ऐसे निर्णय के साथ साथ कई ऐसे कार्य किए जो आज देश के लिए एक बेहतर स्थिति बनाने में कामयाबी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, उनकी उपलब्धियों पे चर्चा करेंगे, और जिस तरीके की हम चर्चा कर रहे थे उसमें सीधे तौर पे कहा जा सकता है 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे दोनों से जानना चाहेंगे कि आखिर आज के दिन किस तरीके से देश को देखा जा रहा है, आज जो देश की स्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे। शरद गुप्ता जी और प्रदीप सिंह जी 2 हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों कहीं न कहीं तमाम बारीकियों को समझते हैं। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। शरद गुप्ता जी और प्रदीप कुमार जी दोनों का हम स्वागत करते हैं, और साथ साथ अब चर्चा में शुरू करते हैं कि आखिर किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। सबसे पहले जरा चलते हैं शरद जी के पास चलते हैं। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि बार बार शरद जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि उनकी यादों को लेकर जिस तरीके से बातचीत चल रही है, पूरे देश में शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है। क्या लगता है कितनी बड़ी क्षति मानी जा सकती है, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं वहां पे? तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में उनकी एक अहम भूमिका थी और जो अब तक है उनके कार्यकाल पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों से भी बातचीत करेंगे।
प्रदीप कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से चर्चा शुरू हुई है, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से उनकी भूमिका पर चर्चा चल रही है, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर चर्चा होती है तो उनकी भूमिका पर बार बार चर्चा की जाती है। क्या लगता है किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है भारत जैसे देश में उनकी भूमिका को लेकर के? प्रदीप जी, आपसे ही हम बात करना चाह रहे हैं सबसे पहले, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो मुझे लगता है कि आज उनकी जो कल्पना की जा रही है कि उनके कार्यकाल में जो कुछ उपलब्धियां हासिल हुई और आज उनके जाने के बाद से कितनी बड़ी क्षति महसूस की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? चलिए प्रदीप जी से फिर से एक बार सवाल करते हैं, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। प्रदीप जी, वर्तमान हालात में डॉक्टर मनमोहन सिंह की हम चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज प्रदीप जी, आवाज मिल रही है मेरी आपकी? जी 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 जी। प्रदीप जी, एक जिस तरीके से हम आज बातचीत कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के, जिस तरीके से निधन के बाद से चर्चा शुरू हुई है, देश की आर्थिक स्थिति के लिए बड़े नाम थे उनके, बड़े काम उन्होंने किए हैं और कई ऐसी चीजों को लेकर उनको याद किया जा रहा है। किस तरीके से देखा जा सकता है आज के दिन को याद किया जाए तो? देखिए, एक तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सेटबैक है भारत के लिए, और जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया, और एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए, और मुझे लगता है कि इन्होंने भी कई बार जो है वो इन बातों का जिक्र किया था कि उनके नहीं रहने के बाद लोग उन्हें याद करेंगे और उनके बारे में न्यायिक तरीके से सोच पाएंगे। तो आज उनकी वो बातें, उनकी जो प्रतिध्वनि है वह समाज में जो दिखाई पड़ रही, कि आज देखिए कि पूरा देश जो है वो मौन है उनके निधन पर, और एक समय में उनको जो है वो जो तंज कसा गया था कि वो मौन मोहन सिंह है, लेकिन उन्होंने इसका भी जवाब दिया था बड़े ही शालीन तरीके से कि वो मौन नहीं है, और उनके जो काम हुए और उनका 10 वर्ष का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, और उसके पहले जो उनका कार्यकाल रहा वित्त मंत्री के तौर पर देश के, और रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर, तो आप देखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे आने वाले दिनों में भारत जो आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व के फलक पर उभर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो फैसले लिए, और हर मोर्चे पे जो इन्होंने फैसले लिए, एक तो आर्थिक जगत के व्यक्ति थे, उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए फैसले लिए, और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में, मतलब अमेरिका जिसकी जो महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, वहां भी अगर मंदी का दौर आया, लेकिन भारत ने कभी आर्थिक मंदी के दौर में जो है वो प्रवेश नहीं किया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से जो मनमोहन सिंह हैं, उनकी जो नीतियां थी वो कारगर जो है वो इसमें माना जा सकता है, और आज भारत जो है वो विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर बढ़ रहा है। तो ये पूर्व में जो आज से 20-25 साल पहले से जो काम हुए, और आप देखेंगे कि अभी हाल में 3-4 वर्ष पहले जब कोरोना आया, तो कोरोना में ऐसा लग रहा था कि पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, लेकिन ये मजबूत नींव ही थी जिसके कारण भारत जो है वो डटा ही नहीं रहा। भारत ने विश्व के अन्य देशों की मदद की, तो ये, और आज भी भारत विपरीत परिस्थितियों में पूरे विश्व की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं से हम आर्थिक तौर पर इतने आत्मनिर्भर हैं, और इसके अलावा कई सारे ऐसे मोर्चे हैं, मैं जब याद करना चाहूंगा उनको, तो आप एक जो बहुत बड़ा जो उन्होंने ड्रास्टिक चेंज जो सोसाइटी में आई, वो मनरेगा था। मनरेगा को एक्ट बना करके लागू किया, और मुझे याद आता है जब वर्ष 2005 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी, तो कई जो है वो मतलब इसको लेकर के जो राजनीतिक तौर पर जो है वो इसकी सफलता को लेकर के संदेह प्रकट किए गए थे, लेकिन जो इस मनरेगा जो कानून बना, इसका जो आप देखेंगे कि आज के समय में अगर ग्रामीण भारत में जो बदलाव दिख रहा है, वहाँ जो अर्थव्यवस्था को शक्ति जो मिली है, वहाँ के लोग जो आर्थिक तौर पर स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से ऐसी योजनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मनरेगा के जरिए उन्होंने 100 दिन साल में जॉब सुनिश्चित किए। तो आप देखेंगे कि एक
जो विजनरी जो एक नेतृत्व होता है वो इस तरीके की प्लानिंग करता है। अब 100 दिन का जो है वो काम सुनिश्चित कर देना, साल में 365 दिन में 100 दिन का काम सुनिश्चित, उसको उसका वेतन मिलना वो सुनिश्चित, और मजदूरी की दर सुनिश्चित। तो इसके बाद जो है जो व्यक्ति काम करता है वो कृषि और अन्य कार्यों में जुड़ा रहता है। तो एक तो काम देना, और इसके अलावा निचले स्तर तक जो संसाधन हैं जो विकास के लिए कारगर होंगे उस पे जो है वो लोगों को लगाना, और यह नियम बना देना कि इसमें मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी मानव श्रम शक्ति का जो एक आदर है वह उन्होंने करके दिखाया। और आज देखेंगे आप, अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, मैं तो घूमता हूं जब ग्रामीण इलाकों में, जो अब छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए लोगों ने बनाए, अब कितना वो महत्वपूर्ण योगदान देता है कि जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पानी का स्तर बढ़ जाता है। पेयजल तो मिलता ही मिलता है, सिंचाई के लिए हमें साल भर जल की उपलब्धता होती है। इसके साथ साथ अगर कृषि जो है वो एक बहुत बड़ा आधार है हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, तो इसके जरिए उसको जो है वो स्वावलंबन मिलता है। तो बहुत मनरेगा के जरिए आप ये समझिए कि अगर एक परिवार में उस परिवार को आर्थिक स्वावलंबन मिल गया, और उस परिवार से एक बच्चे जो हैं, अब जैसे ही हम आर्थिक तौर पे थोड़े मजबूत होते हैं तो आगे आती है पढ़ाई की बात आती है। बच्चा जो है वो एक कृषक का बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए निकलता है, अपने घर से निकलता है, वो उच्च शिक्षा के लिए जाता है। आप देखिए कि शिक्षा का अधिकार कानून जो है जब लागू हुआ तो वह भी उनकी जो है वो एक देन थी कि जो मतलब हर जो व्यक्ति है, हर जो बच्चा है, उसका राइट टू एजुकेशन है। और राइट टू एजुकेशन जब आप देखेंगे कि आप अभी ये सुपर 30 की जब बात आई तो आप देखेंगे कि उसमें जो बच्चे आए वो निचले लेवल पे जब तक वो पढ़ाई के लिए उनको मौका नहीं मिलता तब तक वो चलिए प्रदीप जी, अभी और भी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और भी मामलों को लेकर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका इतनी बड़ी है कि उनको एक लंबे समय तक याद किया जाएगा, और साथ साथ उनकी जो लिस्ट है, उनके काम करने की जो तैयारी थी, जिस तरीके से उन्होंने देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज भी चर्चा चल रही है। सरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। सरज जी, क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूर्व प्रधानमंत्री। आज हम उसे किस रूप में याद कर सकते हैं? क्या कुछ उपलब्धियां आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से अब आने वाले समय में उनकी उपलब्धियों का लाभ भारत जैसे देश को मिल सकता है? उदारीकरण तो सारा उन्हीं की देन है। आर्थिक उदारीकरण तो 91 में एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने शुरू किया था। तो जो जितने भी आप ब्रांड देखते हैं किसी भी चीज के, वो सारे के सारे पहले राष्ट्रीयकरण था। हर चीज के लिए आपको लाइसेंस और परमिट चाहिए होता था। आज आपको किसी लाइसेंस और परमिट की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है। जी। दुनिया की कोई भी चीज जो आप लंदन या पेरिस जाके खरीदते थे, न्यूयॉर्क जाके खरीदते थे, तो सारी चीजें भारत में अवेलेबल हैं, और कई बार दुनिया की दूसरी जगहों से सस्ते दाम पे। तो ये सारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। जैसा अभी प्रदीप जी बता रहे थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, भाई रोटी कपड़ा और मकान आदमी को चाहिए होता है, ये सारा उन्होंने उपलब्ध कराया। सबसे बड़ी चीज जो एनर्जी की बात थी, जिसको लेके वो अपना इस्तीफा देने पे अड़ गए थे 2009 में, उनकी जो सबसे बड़ी एक कमी थी, देखिए कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके गुजरने के बाद लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को समग्रता में याद किया जाना चाहिए। उन्होंने 2009 में न्यूक्लियर डील को लेके जैसे अड़ गए थे कि साहब अगर ये पास नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, इसी तरीके का यदि उन्होंने अड़ियल रुख 2009 से 2014 के कार्यकाल के दौरान अपनाया होता तो शायद कांग्रेस और यूपीए 2 वो इस दिशा को नहीं पहुंचे होते। 2009 के बाद जितने भी सहयोगी दल थे वो सारे के सारे मनमानी कर रहे थे। डीएमके ने 2G स्पेक्ट्रम को लेके एक तरफा जैसे भी उनका मर्जी आई वैसे उन्होंने जिनको चाहा उनको बांट दिया। इसी तरीके से कोयले में हुआ। तीसरा एक
सत्ता केंद्र बना हुआ था सोनिया गांधी का घर। 10 जनपद से सारी चीजें डिक्टेट होती थी। जैसा संजय बारू ने लिखा है, जो प्रेस सेक्रेटरी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सारे आदेश 10 जनपद से आते थे। कई बार जी जी प्रधानमंत्री ने जो आदेश किए उसके ऊपर अहमद पटेल के आदेश चल जाते थे। अहमद पटेल सरकार में किसी भूमिका में नहीं थे, उसके बावजूद माना जाता था कि अहमद पटेल वो कहते हैं जो सोनिया गांधी चाहती हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान की प्रति फाड़ के फेंक दी थी, जो सरकार का आदेश था उसको फाड़ के फेंक दिया था, गजट की कॉपी फाड़ के फेंक दी थी। तो ये चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह की गरिमा को नीचे कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में लगातार मीडिया से बात करते रहे। मीडिया ने जिस भी सवाल पे उनसे प्रश्न पूछे, उन्होंने हर उस मसले पे जवाब दिया। कभी भी वो मीडिया से भागे नहीं। जितना भी बेहतर तरीके से जवाब दे सकते थे, उनको भले ही मौनी बाबा कहा गया, उनको कहा गया कि आज जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन लोगों में से है जो रेनकोट पहन के नहाते हैं। मतलब कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एकदम पाक साफ थे। आज एक सोशल मीडिया पे एक छोटी सी पोस्ट डाली है, उनके जो सुरक्षा अधिकारी थे असीम अरुण, आईपीएस अधिकारी थे, एसपीजी के कमांडेंट रहे, और वो उनके इनर घेरे के इंचार्ज थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही बीएमडब्ल्यू में बैठते थे जो प्रधानमंत्री को मिली हुई थी, लेकिन बार बार कहते थे कि मेरा मन तो ये मारुति 800 में चलने में है, जो उनकी अपनी गाड़ी थी। और उनको समझाया जाता था कि साहब आपको लग्जरी के लिए नहीं, ये गाड़ी आपकी सुरक्षा के लिए आपको दी गई है। लेकिन उसके बावजूद बार बार जब बैठते थे तो अपनी मारुति 800 की तरफ हसरत भरी निगाह से देखते थे। तो मुझे तो इसी में अच्छा लगता है। तो ये दिखाता है कि कितनी सादगी पसंद थे। कितनी बार ऐसा हुआ, मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी पत्नी डॉक्टर गुरशरण कौर सब्जी मंडी में खुद सब्जी खरीदने जाती थी। तो ये सब एक ऐसे व्यक्ति की पहचान है जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसका परिवार जमीन से जुड़ा हुआ था, और जिसने आम आदमी के बारे में सोचा। जी शरद जी, हम बातचीत जब करते हैं तो कई चीजें, आपने कई बातों का जिक्र किया, प्रदीप जी ने भी कुछ बातों को उठाया, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं न कहीं उनकी एक अपनी उपलब्धि देखने को मिलती है। आपने भारत अमेरिका जो परमाणु समझौते पे हस्ताक्षर की बात आई थी, उस समय की भी अड़ियल की बात की, और जिस तरीके से वो कई मुद्दों पे अड़ते रहते थे, कई चीज़ों को सुधारने की कोशिश की थी। क्या लगता है कि राजनीति में आज के दिन जो बिखराव देखने को मिल रहा है, खास करके कांग्रेस और बाकी पार्टियों के जो उनके अलायंस की चीज़ें हैं, तो क्या मनमोहन सिंह जिस तरीके से काम कर रहे थे, एक भावनात्मक रूप से, एक देश हित के रूप से, और अर्थव्यवस्था, भारतीय लोगों को साथ चलने की व्यवस्था, इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा मैसेज देने का काम किया। क्या लगता है कि आज के परिवेश में इन सारी चीजों को फिर से एक बार सोचा जा सकता है क्या? नहीं, जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की, तो उस तरीके की राजनीति की आज कोई जगह नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र उनसे मिले थे, और उन्होंने एक ही बात कही कि आपको क्या लगता है कि आज अगर मैं कोई इंटरव्यू देता हूं, कोई भाषण देता हूं, तो मेरा कंपैरिजन किससे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मैं पूर्व प्रधानमंत्री, वो वर्तमान प्रधानमंत्री, और दोनों के मतलब ओरेटरी में कोई मुकाबला ही नहीं है। जी। तो जो भाषण देने की कला, जो वक्तव्य की कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, वो कांग्रेस के किसी भी नेता में नहीं है। और जैसा समावेशी व्यवहार डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, सभी जितने भी सहयोगी दल थे सबको एकोमोडेट करके चलते थे, अपने ही नहीं, सहयोगी दल ही नहीं, अपनी दल के सभी नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करते थे। जिस तरह जयंती नटराजन अपने आप में एक स्वयंभू मंत्री बन गई थी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होने के बाद कहा गया कि साहब कोई भी क्लियरेंस लेना होता था तो
तो उसके लिए फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से जयंती टैक्स देना पड़ता था, ये भी कहा गया। जी तो उन्होंने लोगों पे लगाम नहीं लगाई, जी सबको समावेशी जिस तरीके से उन्होंने सबको एक साथ लेके चले, लेकिन वो उनकी एक कमजोरी भी थी। आज अगर आज से कंपेयर करें, चूंकि आप आज की बात कह रहे हैं, जी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक आयरन फिस्ट की तरह चला रहे हैं कि लोहे का शिकंजा जैसा होता है, कोई भी आदमी उनकी आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकता पूरी सरकार में, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सेक्रेटरी हो या कोई अन्य अधिकारी हो, तो हर चीज के लिए पीएमओ से इजाजत लेनी पड़ती है। तो अगर इस तरीके से सरकार चलती, वो अड़ जाते कि मुझे सरकार में रहना है तो अपने हिसाब से सरकार चलाऊंगा, नहीं तो मैं सरकार छोड़ने को तैयार हूं। अगर उन्होंने ये किया होता तो शायद जो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद है उससे 100 गुना और ऊपर होता। जी जी, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे और कहीं न कहीं चीज़ें चल रही थी, खास करके डॉक्टर मनमोहन सिंह की हम याद कर रहे हैं और खास करके जो परिस्थितियां हैं आज के दिन में, और जिस तरीके से हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जो उपलब्धि है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए थे और जिस तरीके से लगातार इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे कि मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से राष्ट्र की इकोनॉमी को बेहतर किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, कुछ बड़े फैसले भी लिए अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने, और जो अभी तक की है बातचीत उसमें अपनी जो भूमिका रही है उसको लेकर जिनका योगदान जिस तरीके से रहा है उसे पूरा देश कहीं नहीं भुला नहीं सकता है और उसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। तमाम जगहों से कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किए जा रहे हैं। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रीगण, इसके साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और साथ साथ सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि दूसरी पार्टी यानी बीजेपी और अन्य पार्टियों की तरफ से भी बड़ी शोक व्यक्त किए गए हैं और कहीं न कहीं उनकी उपलब्धियों को फिर से एक बार पूरे देश ही नहीं विश्व में याद किया जा रहा है। तमाम चीज़ों पे हमेशा उनको याद करने की कोशिश की जाएगी, कई जगहों पे उनको याद करके ये भी कोशिश की जाएगी कि आगे के समय में जो कुछ बेहतर करने की स्थिति बनेगी उस पर कहीं न कहीं अमल भी करने की कोशिश की जाएगी, खास करके अर्थव्यवस्था को लेकर। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।